नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका द इंडियन इन्फॉर्मर में और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कल दोपहर में आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 5वें किस्त का भी ऐलान किया है। इसी चीज को लेकर आज हमारे साथ इस पर खास बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक रविशंकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, ये जो 5वीं किस्त का ऐलान किया गया है, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमारी इकोनॉमी पे, हमारे देश पे, हमारे देश के सिटीजन्स पे जो इफेक्ट डाल सकती है, वो क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए? देखिए अभिषेक, कल जो 5वीं किस्त की जो घोषणा हुई है, जी, मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और कल संडे था, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 20 करोड़ की जो पैकेज है, जिसको हम लोग आत्मनिर्भर पैकेज कहते हैं, जी, आत्मनिर्भरता पैकेज, जी, उनका ये ऐलान था कि आत्मनिर्भर पैकेज के तहत उन्होंने 5 किस्तों में, 5 चरण में, 5 ट्रांचे में उन्होंने अब ये घोषणाएं की अलग अलग सेक्टर को लेकर। जी। तो कल जो अंतिम उनकी जो घोषणाएं थी, उसमें उन्होंने 2-3 जो महत्वपूर्ण सेक्टर है उसको उन्होंने ध्यान में रखा। जो सबसे बड़ी बात जो कल निकल के आई वो ये थी, उन्होंने मजदूरों के लिए क्या करना है, डायरेक्टली मजदूरों को कितना फायदा पहुंचाना है, मजदूरों के लिए ये विशेष पैकेज की घोषणा की। और वो घोषणा इनफैक्ट मनरेगा को, आप जानते ही मनरेगा क्या है, मजदूरों के लिए एक जो ग्रामीण इलाकों में जो चलता है रोजगार का जो सबसे बड़ा साधन है पिछले यूपीए टाइम से जी, वो मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो पैकेज की घोषणा की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे इनफैक्ट जो मजदूरों के जो हालात हैं उसको वो बहुत हद तक कम करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 40 करोड़ का पैकेज बहुत बड़ा पैकेज है। ये अतिरिक्त घोषणा है। ऑलरेडी जो मनरेगा का जो एलोकेशन था उसमें 65% ये अधिक है। तो कुल मिलाकर 300 दिन, जहां 140, 180 दिन, 200 दिन साल में उनको मजदूरी मिलती थी या मजदूरी करने का मौका मिलता था, अब वो तो 300 दिन मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 365 दिन साल के होते, उसमें 300 दिन वो रोजगार वो पा रहे होंगे। तो एक बड़ी घोषणा है, इसमें कोई दो मत नहीं है और मजदूरों को इससे बहुत लाभ मिलने जा रहा है और मिलेगा, क्योंकि मनरेगा के तहत मजदूरों को बहुत फायदा पहुंचता रहा है। इसके फायदे लोगों को दिखा है। और तभी बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मनरेगा को लेकर ये जब सरकार, एनडीए की सरकार जो पहली बार 2014 में आई थी, 14 के इलेक्शन से पहले भी मनरेगा को लेकर काफी क्रिटिकल होते थे। बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी बहुत क्रिटिकल थी और वो मोदी तो यहाँ तक कहा था कि मनरेगा से पैसे सही जगह पे पहुंच नहीं रहा है और इसको ये बहुत वायबल योजना नहीं है। लेकिन जब वो सरकार में आए और उनको इनमें बहुत सारी खूबियां दिखी और उन्होंने उसमें कुछ बदलाव किए कि डायरेक्ट फंड ट्रांसफर की जो व्यवस्था की, उससे बहुत लाभ पहुंचा और उनको लगा कि ये सच में एक बहुत कारगर योजना है और उस पर उन्होंने ध्यान दिया। और 40 करोड़ का पैकेज बड़ी सिग्निफिकेंट पैकेज है। तो एक सबसे बड़ी घोषणा जो थी कल की वो मजदूरों को लेकर था। और उसके अलावा जो घोषणा, जो आप अभिषेक जब यंग हैं, पढ़ाई से जुड़े हैं या यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, तो उन लोगों की बात मैं बता दूं कि शिक्षा को लेकर कल एक घोषणा की गई कि अब जो है तो शिक्षा में डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा पे बहुत बल दिया जाए जी। और ये बल जो है सो प्रधानमंत्री का एक विशेष शिक्षा का एक नीति है जिसको हम लोग कहते हैं, या वो नीति का नाम है पीएम ई विद्या जी। तो पीएम ई विद्या के थ्रू ई मतलब ऑनलाइन के थ्रू जो एक शिक्षा प्रोग्राम है उसके थ्रू खासकर उन्होंने यूनिवर्सिटी में तो जो टॉप के 100 यूनिवर्सिटी है उन पे मैंडेटरी कर दिया जाए कि उनको ऑनलाइन शिक्षा देनी पड़ेगी। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि वो ई शिक्षा का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिकली जो शिक्षा देने की बात हो रही है, क्लास 1 to 12 तक डेडिकेटेड सबके लिए टीवी चैनल होगा, तो टीवी के थ्रू वर्चुअल क्लासरूम होगा, उस टीवी टेलीविजन पे बच्चों को शिक्षा इम्पार्ट किया जाए।
सर मेरा इसके तो लेकर एक ये सवाल है। बहुत ही, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उस जी पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। लेकिन ये सारी चीजें देखिए आपको और हमको ये तो देखना ही पड़ेगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज का विकास हो रहा है तो हम्म टेक्नोलॉजीज का उपयोग करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरह से इंटरनेट की उपयोगिता बढ़ी है, पेनिट्रेशन बढ़ा है, गांव गांव तक पहुंचा है, डेटा जो हमारा इंटरनेट डेटा है वो बहुत सस्ता हो गया है। इंटरनेशनली यदि आप देखें तो बहुत सस्ता है इंडिया में, जी और बहुत तेजी से इसका विस्तार से हो जा रहा है। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत सारी लूप होल्स हैं, बहुत सारी जगहों पे ये इंटरनेट कामयाब नहीं है, वाईफाई नहीं है, तो लोगों को, बच्चों को दिक्कतें आ सकती हैं। खासकर कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ इस तरह की सुविधाएं नहीं है। लेकिन जिनको सुविधाएं हैं उनके लिए तो रेवोल्यूशन क्रांति, घर में बैठ के आप ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं डेडिकेटेड, बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन की। आपको स्कूल न जाना पड़े, कॉलेज न जाना पड़े, और आप घर में ही वो डेडिकेटेड और एक समुचित माहौल में पढ़ाई कर रहे हो, तो उसका एक अलग महत्व है। जी तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हेल्थ के क्षेत्र में। हेल्थ के क्षेत्र में ये है क्योंकि अब तक हेल्थ, जब कोरोना पेंडेमिक के टाइम में यदि ये देश हेल्थ पर ध्यान नहीं दे, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर रहा है हमारे यहाँ सिंस इंडिपेंडेंस, कि हमारा, हम कहते हैं कि शिक्षा और हेल्थ पे जीडीपी का 3% ही हम लोग खर्च नहीं करते, जबकि हर देश का, खासकर विकासशील देश जैसे भारत जो स्वतंत्र हुआ, सबसे ज्यादा अधिक इन्हीं सेक्टरों पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन वो संभव कोई भी सरकार इसको अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाई, और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जब इस तरह का हेल्थ क्राइसिस आया है, तो यदि कुछ सोच रही है या कुछ सोच रहा है, तो कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल होगा। ये बहुत बड़ी योजना है। यदि ये हो जाता है तो ये कितना इससे फर्क पड़ता है, ये कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि आए मतलब एवरी नाउ एंड देन, हर कुछ सालों में कभी स्वाइन फ्लू होता है, कभी सार्स आता है, कभी आप हर तरह के मतलब इस तरह के इन्फेक्शियस डिजीज हर मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे आते रहते हैं, और हम लोग बहुत इनफैक्ट वल्नरेबल है इसके। तो इस तरह की सुविधाएं देने बड़ी बात। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैंने कहा। कल की जो घोषणाएं थी ये महत्वपूर्ण घोषणाएं। जी सर, आपने जो ऑनलाइन पढ़ाई, जो ई शिक्षा की आपने जिक्र की, उससे लेकर कुछ छात्रों के मेरे पास सवाल आए थे। उन्होंने मेरे से ये सवाल किया था कि निर्मला सीतारमन जी ने जो ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान किया है, कई बच्चों के पास अभी भी, कई बच्चों ने यही मैसेज किए कि हमारे पास छोटे मोबाइल है, या तो हमारे पास लैपटॉप है तो छोटा मोबाइल है, किसी के पास दोनों ही नहीं है, स्मार्टफोन है ही नहीं, किसी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे कश्मीर में देखें तो वहाँ अभी भी 2G कनेक्शन चल रहा है। तो सर, इसको कारगर बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि सरकार क्या नीति अपनाएगी? देखिए, दो चीजें हैं, देखने का अपना अपना नजरिया होता है जी। अब आप कश्मीर की बात करें, कश्मीर एक स्पेशल केस है। हम बात करना चाहते हैं कश्मीर को, लेकिन इन मुद्दों को लेकर कश्मीर पे बात करना, क्योंकि वहाँ का माहौल या वहाँ की स्थिति सामान्य नहीं है, तो वहाँ की बात ना करें तो बेटर इसलिए नहीं करें कि वहाँ धीरे धीरे इंटरनेट को कब कैसे खोला जाएगा, ये सरकार वहाँ की स्थिति को देख के तय करेगी जी। कि देना है या नहीं देना है। तो ऑफकोर्स जो बच्चे मजदूर मिल जाते हैं, या वहाँ की जो जनता है या बच्चे हैं, वो शिक्षा यदि इंटरनेट के थ्रू नहीं ले पाते हैं, तो ऑफकोर्स इस बातों का ये बहुत 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 मतलब प्लीजेंट फीलिंग नहीं है किसी के लिए भी। हम भी नहीं कह सकते, या उन लोगों के लिए भी, ये एक दुखद स्थिति। लेकिन रही बात, देखिए भारत अभी भी गरीब देश है, अभी भी सब लोगों के पास एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, या अनलिमिटेड इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो दिक्कतें हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुतों के पास है। तो जितना पॉसिबल हो सकता है, जहां नहीं कर सकते थे वहां कुछ को तो किया जा सकता है। तो इन नीतियों से ये प्रोग्रेसिव नीति है, ये एक प्रोग्रेसिव विजन है। तो इसको तो करना चाहिए, लाना चाहिए, और ला रहे हैं तो बेहतर है, और धीरे धीरे इसका विकास होगा, ऑफकोर्स होगा। आप बेहतर, आप देखिए, दो चीजें आप समझने की कोशिश कीजिए कि लोग बैठे हैं घर में और कुछ नहीं करते, सबको नहीं है ये एक्सेस नहीं है, सबको तो नहीं देंगे, ये लॉजिक समझ में नहीं आता जी। जिनके लिए एक्सेस है, जैसे आप अभिषेक, आपके लिए एक्सेस है और ये एक सुविधा है,
तो कम से कम आप तो उसको अवेल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है, लोग दे रहे हैं, और जरूरत है। आप जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आप कभी बस पे जाते हैं, कभी ऑटो पे जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, तो जाते हैं ना जी। तो इसी तरह जब जरूरत होगी तो आप इंटरनेट की सुविधाएं ले सकते हैं। ऑफ कोर्स इंटरनेट की हर जगह सुविधाएं दिक्कत है, लेकिन बहुत हद तक जी। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर इंडिया है अब, जी। आफ्टर चाइना। अभी लेटेस्ट जो सर्वे है उसके हिसाब से 50 मिलियन, नॉट 50 मिलियन, 50 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं हमारे। जी। बहुत बड़ी जनसंख्या, 50 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है। 1.3 बिलियन की कंट्री में 50 करोड़ से ज्यादा यदि इंटरनेट, मतलब आधे से अधिक, आधे के आसपास आप यदि इंटरनेट कवर कर लिया तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरा। जी। तो इसकी अफोर्डेबिलिटी, बहुत सारी चीजें हैं, एक्सेसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। लेकिन ये पॉलिसीज आर गुड एंड इन द राइट डायरेक्शन। वी शुड, कभी भी हमें आज न कल इस तरफ जाना ही पड़ेगा और जाना ही चाहिए। तो इन अ वे इस तरह इसकी बहुत 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 जरूरत है, जो कि हम लोग करने जा रहे हैं। सर मेरा अगला सवाल जो है वो डिफेंस से रिलेटेड है। मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव लाया गया, कुछ सालों से हमने देखा कि डिफेंस में भारत में जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दिया गया, और इसमें भी यही बात की गई कि ज़्यादातर जो डिफेंस के आर्म्स एंड अम्युनिशन की प्रोडक्शंस होंगी वो भारत के अंदर ही की जाएंगी। जैसे कि K9 वज्र है, धनुष टैंक्स है, सबमरीन्स है, तेजस फाइटर जेट्स है। ये कुछ उदाहरण हमारे सामने आए हैं डिफेंस के इक्विपमेंट्स के। तो आप कैसे इसको कारगर मानते हैं डिफेंस के लिए, आगे के लिए? देखिए, डिफेंस एक्विजिशंस को लेकर हमारे देश में बहुत इनफैक्ट ऐसी एक स्थिति है जिसको ठीक से जिसको जैसे मैं डिस्क्राइब करने लगूं तो बहुत प्लेजेंट नहीं है। प्लेजेंट इन द सेंस नहीं है। यहाँ रक्षा से रिलेटेड जितने भी हथियार हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं या स्पेयर पार्ट्स हैं, हम बाहर से उसका आयात करते हैं। जी। जब हम इंपोर्ट करते हैं और वो इंपोर्ट इस लेवल का करते हैं कि वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है हम डिफेंस डीलिंग्स को लेकर 70% आयात करते हैं। जी। ये देश कब आत्मनिर्भर होगा? जब तक देश में हथियार नहीं बनेंगे तब तक हमारी स्थिति यही रहेगी। तो जब ये सरकार, इंडिया की सरकार पहले मतलब 2014 में जब आई, उन्होंने एक बहुत ही ब्रिस्किट, एक बहुत एम्बिशियस स्कीम की घोषणा की थी, जिसको हम लोग मेकिंग इंडिया के नाम से जानते हैं। ये मेकिंग इंडिया सिर्फ रक्षा की जितने भी रक्षा से रिलेटेड जितने भी हथियार हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, उसका भारत में ही निर्माण हो। इसको हम लोग कहते थे भारतीयकरण। रक्षा हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका भारतीयकरण होना चाहिए, उस पर इम्फेसिस का जोर था इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, जिससे कि आयात जो हम 70% कर रहे हैं वो घटे, और जो पैसा हम बाहर भेजते हैं हथियार खरीदने के नाम पे, उसको हम अपनी भारत की ही इंडस्ट्री को में लगाएं, उनको बढ़ावा दें और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। लेकिन इस 6 सालों में ये देखा गया कि मेक इन इंडिया जितना एम्बिशन के साथ, जिस एम्बिशन के साथ लॉन्च किया गया और कोशिश की गई, वो कामयाब नहीं हुआ। मतलब जो एक जो रिजल्ट आना चाहिए तो वो आया नहीं। तो मेक इन इंडिया को कारगर बनाने के लिए इस जो पैकेज की घोषणा हुई, जो 2 दिन पहले इसकी घोषणा की गई, ये सैटरडे को निर्मला सीतारमण ने चौथे चरण में डिफेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और उन्होंने कहा कि अब जो है वो उन्हीं हथियारों का आयात होगा जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और जिसको हम बनाने में सक्षम नहीं है, उन्हीं हथियारों को हम आयात करेंगे। बाकी सब भारत में बनाने की कोशिश करेंगे। भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, और इसमें वो सारी चीजें गदर उन्होंने तो ये कर दिया कि इसके लिए डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक सेपरेट बजट बनाने की बात है। एक बहुत बड़ा ऐलान है। बढ़ावा देने के लिए भारतीय रक्षा इंडस्ट्री को
सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का नाउ एक फार रीचिंग बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। यदि ये कामयाब हुआ तो बहुत हद तक हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा और खासकर रक्षा क्षेत्र में जो डिफेंस का जो सेक्टर है, डिफेंस इंडस्ट्री का जो सेक्टर है, उसको इस तरह के बूस्ट की जरूरत थी। और एक बिग बैंग टिकट की घोषणा की गई परसों। इसके तहत कहा गया कि इंडस्ट्री को तो ये कहा गया कि एमएसएमई जितने भी हैं वो 200 करोड़ रुपए तक की जितनी भी टेंडरिंग है उसमें तो कोई विदेशी भाग ही नहीं ले सकता। एक बहुत बड़ा राहत है इस इंडस्ट्री को। तो इस तरह की चीजें की गई हैं। अब देखना ये होगा, समय बताएगा कि काम कितना कामयाब होता है और हम क्या और हम कितना काम किस तरह का कमिटमेंट लेंगे सर। क्यों कि हमारा जो रक्षा मतलब डिफेंस इंडस्ट्री है वो अब अभी भी इस लेवल पे नहीं है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसको लेके आए, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें। हमें क्या जरूरत है? अब आपने उठाई बात पनडुब्बियों की, P-75I। अब P-75I जो है वो स्कॉर्पियन आप फ्रेंच कंपनी बना के हमें दे। अब उस तरह के डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को भारत में विकसित करना एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। उस तरह की इंडस्ट्री को उस लेवल पे लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे कि हम आज राफेल फाइटर जेट्स लेके आ रहे हैं, तो इंडिया में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है और उन जरूरतों को भारतीय इंडस्ट्री कितना कैटर कर पाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी इसको विकसित होने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन जब तक हम इसको बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक हमारी कमिटमेंट नहीं, तब तक कैसे होगा? तो ये जो रक्षा सौदों को लेकर जो घोषणा हुआ है, घोषणा की गई है, वो मुझे लगता है कि इसका फार रीचिंग इम्पैक्ट आने वाला है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप इस पैकेज को किस तरह पॉजिटिवली लेते हैं और आप क्या मानते हैं कि इसमें क्या क्या चुनौतियां आगे आ सकती हैं? नहीं, जहाँ तक पैकेज की बात है उसमें कोई कमी नहीं। बहुत आमूलचूल परिवर्तन की गई है और बहुत बढ़ावा दिया गया है भारतीय उद्योग को, रक्षा उद्योग को। और सारे आर्म फोर्सेस से कहा गया है कि आपकी जो भी मांगे हैं, चाहे आर्मी, इंडियन आर्मी जो जिनको टैंक चाहिए, जिनको और अदर प्लेटफॉर्म्स चाहिए, उनको कहा गया है कि आप भारतीय रक्षा इंडस्ट्री के साथ तालमेल रखिए और अपनी जरूरतें बताइए और उस तरह की जरूरतों को पूरी करने की कोशिश की जाएगी। तो ये तीनों सेनाओं के साथ मतलब के साथ है। और ऑफ कोर्स हमें जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस के तहत उस लेवल तक हम नहीं कर पाएंगे, इसमें अभी वक्त लगेगा। लेकिन जो डिसीजन लिया गया है वो डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, क्योंकि अब तक हम ये कह रहे थे कि देखिए भारत में डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड दो सबसे बड़ी मोनोलिथ ये हैं, जिसको हम लोग कहते हैं DPSU, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब डिफेंस में जितने भी PSUs हैं, जैसे कि HAL है, चाहे आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, वो MP जिसको कहते हैं, दे आर मोनोलिथ। वो लोग वो वही करते रहे हैं, उन्हीं के पास अधिकार जाता है, जो भी हथियार बनाएगा यही बनाएगा। जब तक आप प्राइवेट इंडस्ट्री को इनकरेज नहीं करेंगे, जब तक प्राइवेट इंडस्ट्री को इसमें नहीं लेके आए, तब तक जो आपको लगता है कि एक टाइम बॉन्ड हथियार का की जो डिलीवरी है वो OSP नहीं दे पाती या DRDO नहीं दे पाता, वो टेक्नोलॉजी लेके नहीं आ पाता, उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें रोप इन करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट प्लेयर्स को रोक इन करना। और प्राइवेट इंडस्ट्री को जब तक हम बढ़ावा नहीं देंगे और जब तक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक ये बड़ा मुश्किल काम है। और इस घोषणाओं में जो भी निर्मला सीतारमण जी ने जो कुछ दिन पहले जो घोषणा की, उसमें इसी प्राइवेट इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है, जो कि एक फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस लेके आएगा। और ये दिस इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपके जो सवाल हैं आपको उनके जवाब मिल गए होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द इंडियन इन्फॉर्मर। धन्यवाद, जय हिंद।